हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशा और मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और लाइफस्टाइल कोच हूँ। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे क्रूज शिप के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज अ फिटनेस ट्रेनर मैंने अप्लाई किया था और मैंने अब तक 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं विद 2 डिफरेंट क्रूज लाइन्स, कार्निवल क्रूज लाइन एंड नॉर्वेजियन क्रूज लाइन। और मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप कैसे क्रूज शिप पर जॉब के लिए एज अ फिटनेस ट्रेनर अप्लाई कर सकते हो। बट ये वीडियो ऑल इन ऑल पूरे स्पा डिपार्टमेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जैसे कि नेल्स, हेयर, फेशियल, एक्यूपंक्चर, सब कुछ जो भी स्पा के अंडर आता है ऑन शिप। ऑलराइट, मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं और आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे क्रूज शिप पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे प्रोसेस होता है एंड ऑल। फर्स्ट पार्ट इज हु कैन अप्लाई। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट ओनली द फिटनेस ट्रेनर, जैसे कि अगर मैं सिर्फ फिटनेस ट्रेनर के बारे में बात करूँ, कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास एक सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन है फिटनेस ट्रेनर का। कोई भी एरिया में हो सकता है, जैसे कि मेरे पास जुम्बा का सर्टिफिकेशन था। मैंने सबसे पहले मेरा जुम्बा का लाइसेंस लिया था और फिर मैंने डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग भी किया था, तो मेरे पास वो सर्टिफिकेशन था। बट अगर आपके पास ये नहीं है पर आप सिर्फ एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हो या फिर सर्टिफाइड पिलाटेस ट्रेनर हो, स्टिल यू कैन अप्लाई। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ पर्सनल ट्रेनर का ही सर्टिफिकेशन हो। आपके पास कोई भी फिटनेस फील्ड में अगर सर्टिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली आपका एक लीगल एज के ऊपर होना चाहिए, आपका एज विदाउट अ डाउट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है और आपके पास एक बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो क्रूज शिप पे जॉब के लिए। अगर आप पास करना चाहते हो इंटरव्यू तो सबसे मेन चीज़ है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा, बट एटलीस्ट आप किसी से कम्युनिकेट इजीली कर पाओ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैंडल करोगे, जैसे यूके, यूएस, इन कंट्रीज़ के क्लाइंट्स के साथ आपका मोस्टली वर्क होगा। तो आपको बेसिक कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में। अगर आपका ये आपके पास है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। नाउ हाउ टू अप्लाई, ये सेकंड पॉइंट है, हाउ टू अप्लाई, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ अगर आप स्पेसिफिकली स्पा डिपार्टमेंट की बात करो, जैसे कि फिटनेस ट्रेनर, नेल आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, फेशियलिस्ट, अगर आप ये हो तो आपको अप्लाई एजेंसी के थ्रू ही मोस्टली करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली एजेंसीज ही इसके लिए रिक्रूट करती है। बहुत कम ऐसे होता है कि आप डायरेक्टली क्रूज लाइन के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो और आप सिलेक्ट हो गए हो। मे भी हो सकता है, बट मैंने एजेंसी के थ्रू ही अप्लाई किया था और मेरा एजेंसी के थ्रू ही हुआ था। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो क्या हुआ था कि मैंने IFSI एकेडमी ऑफ पुणे से, जो कि फिटनेस ट्रेनर का सर्टिफिकेशन करके देती है, वहाँ से मैंने मेरा सर्टिफिकेशन किया था फिटनेस ट्रेनर का। तो वो एकेडमी का टाई अप है एयरबॉर्न एजेंसी के साथ। नाउ मुंबई में ये एजेंसी है एयरबॉर्न, इसके अलावा एक और एजेंसी है इंडिस। ऑलराइट, तो ये 2 एजेंसीज मेनली स्पा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से हायर करती है, तो आपको उनके थ्रू अप्लाई करना होगा। जैसे मेरे फिटनेस एकेडमी के ग्रुप पे वो रिक्वायरमेंट आया था, मैंने वहाँ से अप्लाई किया। फिर मुझे एयरबॉर्न के किसी इंसान ने कांटेक्ट किया, उन्होंने आगे का प्रोसेस समझाया और मेरा वैसे हो गया। तो मेरा एयरबॉर्न से हुआ था। अगर आपको करना है आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी एजेंसी है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है एजेंसी के साथ में अब तक का, तो आप कर सकते हो अप्लाई एजेंसी से। ना एजेंसी, अगर लोग ऐसे सुनते हैं कि एजेंसी को, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे या फिर वो पैसों की मांग करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, वो थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन फीस लेते हैं, बट वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर मैं टेंटेटिवली बताऊँ तो आपको अराउंड 10 to 15 के, जब मेरे टाइम पे था तो इतना ही था, जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फीस आपको एजेंसी को पे करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको जाना है तो आपको थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो मैंने भी किया था, और वो सही जगह पे ही जाता है, आपका पैसा कहीं पे वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी बहुत डिटेल में कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो अगर आप एजेंसी के पास जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसी आपका थोड़ा बहुत बेसिक ऐसे कम्युनिकेशन चेक करेगी। अगर आपका बेसिक कम्युनिकेशन अच्छा है, फिर आपको वो पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि कैसे 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 क्या होगा। फिर वो लोग आपको अच्छे से गाइड करते हैं, वो आपको पूरा सब प्रोसेस समझाते हैं। बट बेसिकली ऐसे दो राउंड्स ऑफ इंटरव्यू तो होंगे, जैसे मेरे 2 हुए थे। एक वीडियो इंटरव्यू हुआ था जब मैंने पहली बार एजेंसी से बात की थी, उसके बाद मेरा एक वीडियो इंटरव्यू हुआ था।
और वो मैंने पास किया था। उसके बाद में एक मेरा इन पर्सन इंटरव्यू हुआ था ना। इन पर्सन इंटरव्यू में क्या होता है, आपको वो 2 चीज़ें चेक करते हैं कि आपका स्टेज फ़ियर कितना है या फिर कितना नहीं है। जैसे आपका ग्रुप स्पीकिंग कैसा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना कॉन्फिडेंटली एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बोल सकते हो। वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बस एक आपको अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना है जिसमें आपको अपना नाम, आप कहाँ से आए हो, आपने क्या सर्टिफ़िकेशन किया है, आप क्या-क्या आपका एक्सपीरियंस है, वो सब बताना है नॉर्मली। बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा डर है कि आप बहुत सारे लोगों के सामने नहीं बोल पाते हो, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेफिनेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जॉब का, जो मैं आपको आगे जाके बोलूँगी कि शिप पे एक्चुअली जॉब क्या होता है, काम क्या होता है, कैसे होता है। बट अगर आपको इंटरव्यू की बात करूँ मैं, तो आपको डेफिनेटली ग्रुप स्पीकिंग में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंड पार्ट वो आपका टीचिंग स्किल्स देखते हैं कि आप कैसे इंस्ट्रक्ट करते हो। आपको बोलेंगे कि एज ए हम सब ऐसे स्टूडेंट्स हैं और आप ट्रेनर हो, आप सिखाओ कुछ, जो भी सिखाना है आपको, 1-2 एक्सरसाइज सिखा दो और आपको वो इंस्ट्रक्ट करना है। तो आपका इंस्ट्रक्शन स्किल्स वो देखेंगे कि कैसा इंस्ट्रक्शन स्किल्स है आपका, जो आपको ऑब्वियसली आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर हो और आपको एज ए ट्रेनर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपका डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा। बट प्रैक्टिस करो मोस्टली, क्यों, आप इंग्लिश में करो, ठीक है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा इम्प्रेशन। तो आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो कि वो इंग्लिश में करो। तो अगर आपका वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद में आपको बाकी का पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। नाउ जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ और वहाँ से लेके एक्चुअली आप शिप पे जाने तक काफ़ी टाइम लग सकता है। यस, जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो मैंने इंटरव्यू कुछ क्लियर किए थे अक्टूबर में और मैं शिप पे एक्चुअली गई नेक्स्ट ईयर अगस्त में। तो देखो आप कितना टाइम लगा है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि एक 1 ईयर पकड़ लो, मुझे उतना टाइम लगा। अब मुझे उतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत ऐसे छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आए थे, जो उसके बारे में भी आपको मैं बोलूँगी। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 1 साल लगे। हो सकता है आपका 3 महीने में हो जाए, हो सकता है आपका 6 महीने में हो जाए, हो सकता है आपका 5 महीने में हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कितना स्मूथ जा रहा है, राइट? तो इंटरव्यू जैसे ही क्लियर होता है, उसके बाद में वो लोग आपको बोलेंगे कि जो भी स्पा की कंपनी, अब सारी क्रूज़ लाइन्स के लिए एक्सेप्ट एमएससी या फिर रिट्ज कार्ल्टन, जो भी ये 2 कंपनीज़ है, उसके अलावा जो भी मोस्टली जो भी क्रूज़ लाइन्स है, जैसे कि नॉर्वेजियन हो गया, कार्निवल हो गया, वर्जिन हो गया, ये सारे क्रूज लाइन्स के लिए एक ही स्पा कंपनी है जो सब जगह ऑपरेट करती है। अब ये थर्ड पार्टी है, तो ये सब जगह ऑपरेट करती है, ठीक है। ये लोगों का अपना खुद का एक ट्रेनिंग होता है, भले ही आपका अच्छा सा सर्टिफिकेशन है, बट उनकी तरफ से वो लोग आपको एक ट्रेनिंग देते हैं, जो आई गेस अगर मुझे याद है तो कुछ 15 दिन 2 हफ्ते का या 15 दिन का ऐसे कुछ ट्रेनिंग होता है। मेरा गोवा में हुआ था जब मैंने किया था। बट आजकल उन्होंने बहुत सारे नए सेंटर्स ओपन किए हैं आई गेस, जो कि हैदराबाद में है, बैंगलोर, अब मुझे इतना याद नहीं है और मुझे इतना अभी आइडिया नहीं है कि अभी कहाँ कहाँ सेंटर्स है। वो आपको पता चल जाएगा जब आप उनसे बात करोगे। बट वो लोग वो ट्रेनिंग कंपलसरी है, उसका आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। जब मैंने पे किया था उस टाइम पे कुछ 50,000 अराउंड था। अभी कितना है आई डोंट नो, बट उसका आपको पे डेफिनेटली करना पड़ेगा। और वो पे करने के बाद में वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा वो कंपलसरी है। अगर आपको जाना है तो वो ट्रेनिंग स्पा के लिए, मैं सिर्फ स्पा की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आपको करना ही पड़ेगा। वो ट्रेनिंग में वो लोग मेनली क्या सिखाते हैं, अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, जैसे मेरा सर्टिफिकेशन हुआ था सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग और जुम्बा के लिए, ठीक है। अब शिप पे बहुत सारे ग्रुप क्लासेस होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, भले आप कौन से भी फील्ड में सर्टिफाइड हो, कौन से भी स्ट्रीम में सर्टिफाइड हो, पर आपको ये कुछ जो क्लासेस है वो आपको एज अ ट्रेनर करने ही पड़ेंगे। जैसे कि स्ट्रेच क्लास हो गया, बहुत बेसिक है, वो तो कोई भी कर सकता है। बट योगा क्लास वेरी बेसिक लेवल का होता है, बट योगा आपको सिखाना पड़ेगा, आपको पिलाटेस सिखाना पड़ेगा, आपको स्पिनिंग सिखाना पड़ेगा, जो साइकिलिंग क्लास होता है। तो वो लोग आपको वो ट्रेनिंग के दौरान वो सबका बेसिक सिखा देते हैं कि ये बेसिक है। आपको वीडियो से मिल जाएंगी, जो आपको रूटीन, आपको अगर एक सेट करना है तो आप वही सेम रूटीन, मैंने तो वही रूटीन फॉलो किया था मेरे दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कि सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट मुझे लगता है। तो वो लोग आपको वो सिखाएंगे कि कैसे आपको वो सब क्लासेस लेनी होंगी, ठीक है। भले ही आप उसमें सर्टिफाइड नहीं हो, बट आपको लेनी होंगी। तो वो लोग क्या सिखाते हैं इसके अलावा, सेल्स। यस, अगर आप एज अ फिटनेस ट्रेनर स्पा की कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप जा रहे हो, तो आपके काम में सेल्स इंक्लूडेड होगा।
अब क्या सेल करना है, जो कि उनके जो भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपको वो सेल करना है। तो आपको वो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फिटनेस ट्रेनर्स होंगे, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, वो लोग आपको ग्रुप स्पीकिंग का एक एक्सपीरियंस और टेक्निक्स और टैक्टिक्स जो भी है वो सिखाएंगे। कैसे आपको एक सेमिनार देना है, तो आपके काम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी होगा कि आपको सेमिनार्स कैसे देने हैं। यस, आपको सेमिनार देने पड़ेंगे। 1-1 घंटे के सेमिनार्स होते हैं या फिर 30-40 मिनट्स के सेमिनार्स होते हैं। आपको बोलना है 30-40 मिनट्स के लिए स्टेज पे खड़े होके, तो आपको वो कैसे करेंगे, आपको क्या स्क्रिप्ट होगा उसका, आप कैसे अपना खुद का स्क्रिप्ट बना सकते हो, आप कैसे बात कर सकते हो, कैसे चीज़ें समझा सकते हो, ये सब वो आपको सिखाएंगे। आपको वो सिखाएंगे कैसे क्लाइंट से बात करना है, कैसे अपनी सर्विसेज उनको सेल करनी है या फिर कैसे अपने प्रोडक्ट्स उनको सेल करनी है। ये सब चीज़ वो आपको सिखाएंगे जो आपको काम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग कंपलसरी होता है, वो करना ही पड़ता है। चलो, आपने मान लो वो ट्रेनिंग खत्म कर ली, ठीक है, जो 15 दिन की, आई गेस मेरे टाइम पे जब था 15 दिन का ही था। वो आप क्लियर करने के बाद आप मूव ऑन करते हो STCW की तरफ। नाउ STCW क्या है? ये एक कोर्स है जो अगेन कंपलसरी है सारे लोगों के लिए जो शिप पे काम करते हैं, या आप कार्गो में काम कर रहे हो, मतलब जो मर्चेंट नेवी में हो वो है, या फिर आप क्रूज शिप पे है, टूरिस्ट शिप पे है, डजंट मैटर, आपको वो कोर्स करना ही है। ये कोर्स कुछ अगेन 15 to 20 डेज का होता है। आप वो कर सकते हो, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या सिखाते हैं वो लोग? तो उसमें आपको ये सिखाते हैं कि बेसिक लाइफ स्किल्स क्या है, जैसे फायर फाइटिंग हो गया, इमरजेंसी में आप क्या करोगे, क्योंकि शिप पे अगर कोई भी इमरजेंसी हुआ तो उस टाइम पे आपको क्या करना है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे हम लैंड पे रहते हैं, इतना इजी नहीं होता है शिप में अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी हो सकता है। यूजुअली नहीं होता है, मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं, मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई डेंजर नहीं होता है। बट अगर ऐसा कुछ हुआ इन केस, जैसे कि स्टॉर्म होता है सी में या फिर कुछ भी होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ये मैंडेटरी ट्रेनिंग होता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अगेन आई गेस कुछ 20 to 25,000 फीस होते हैं। जब मैंने किया था तो इतने ही थे, अभी का आई डोंट नो, ये 3 साल पहले की बात है। तो मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको फीस बता रही हूँ टेंटेटिव है, जो मेरे टाइम पे थे, अभी के मे भी चेंज हो गए होंगे। 3 साल में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, तो इंक्रीज हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, बट मुझे नहीं पता। अभी आप ये STCW का ट्रेनिंग कहाँ पे कर सकते हो ना? आपको अपनी एजेंसी के तरफ से एक लिस्ट आएगा जिसमें सारे DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स के नाम होंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में ही जाना है। अगर आप DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में नहीं गए, कोई और इंस्टीट्यूट में गए और आपने कोर्स किया, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना अच्छे से कि आपको DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में से ही कोर्स करना है। मैंने जब किया था, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम मुझे याद नहीं है, बट वो मीरा रोड में था। अगर हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम था, बट वो मीरा रोड में था। मुंबई में मैंने किया था। मुंबई में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। बाकी सारे शहरों में भी है ऑप्शंस, पुणे में नहीं है। मैंने बहुत ट्राई, क्योंकि मैं पुणे में रहती थी तो मैंने बहुत ट्राई किया था कि पुणे में कहीं से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट पुणे में नहीं है, तो मुझे मुंबई में शिफ्ट होके थोड़े दिन के लिए वो करना पड़ा था। तो आपको वो करना पड़ेगा। तो मान लो अगर आपका वो हो गया कंप्लीट, STCW कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको आएगा मेडिकल। यस, आप कंप्लीटली मेडिकली फिजिकली फिट होने चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको अनफिट सर्टिफिकेट मिले। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको कोई मेजर इंजरी है या फिर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम, कोई डिसीज़ है जिससे कि ये साबित होता है कि आप काम करने के लिए फिट नहीं हो, तो आप ये पहले ही चेक कर लो सारा प्रोसेस करने के पहले। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने सारा प्रोसेस कर लिया, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए, और अगर आप मेडिकली अनफिट हुए तो आपका सारा एफर्ट, सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे, राइट। तो अगर आपको ऐसे कुछ है तो आप अपना पहले ही पूरा एक मेडिकल टेस्ट करवा लो। एक आपको वो प्रॉपर ऐसे वो हो जाएगा कि हाँ, अभी मैं कुछ भी करूँ तो एटलीस्ट मैं मेडिकली फिट हूँ, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नाउ जब मैंने किया था, जब मेरा फर्स्ट मेडिकल हुआ था, अगर आप मेडिकल फिट नहीं हो तो आपको शिप असाइन नहीं होगा, तो आपको फर्स्ट मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, राइट।
तो मेडिकल मैंने जब मेरा फर्स्ट किया था तो उस टाइम पे मेरा ये प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये पूरा और ज़्यादा डिले हो गया था, तो मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा था हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए मैंडेटरी है अबाउट 12, ठीक है, और मेल्स के लिए आई गेस अबाउट 14 to 15 ऐसे कुछ है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट गर्ल्स के लिए डेफिनेटली अबाउट 12 मैंडेटरी है। मेरा नहीं था, मेरा था 7 या 8। मेरे लिए वो चीज़ हमेशा से ऐसे ही रहा है, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे कुछ महीने के लिए होल्ड पे डाला था। उन्होंने बोला कि आप ये कोई डिसीज़ नहीं है, आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट मैं अभी आपको फिट सर्टिफिकेट नहीं दे सकता क्योंकि ये हमारे गाइडलाइंस में नहीं आता है। आप कुछ महीने वेट करो, अपना इम्प्रूव करो और फिर से आओ। अगर आपका बेटर है तो हम आपको फिट सर्टिफिकेट दे देंगे। तो उसमें मेरे 3-4 महीने वेस्ट हो गए थे, तो मेरा और भी ज़्यादा लंबा हो गया था प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप मेडिकल अच्छे से पहले ही आप ब्लड टेस्ट कर लो, आप देखो अगर आपका कुछ ऊपर नीचे है वो इम्प्रूव करके ही जाना, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। और वीज़ा का एक प्रोसेस होता है, कभी कभी मोस्टली ये मेडिकल से पहले होता है, मेरा भी आई गेस मेडिकल से पहले हुआ था, कोई कोई लोगों का कभी कभी मेडिकल के बाद भी हो सकता है। तो वीज़ा आपको अप्लाई करवाएंगे यूएस वीज़ा का, C1D जो वीज़ा होता है उसका भी आपको पे करना पड़ेगा। जब मैंने किया था अप्लाई वीज़ा के लिए तो मैंने 15,000 पे किया था यूएस वीज़ा का। और अभी मोस्टली कभी कभी क्या होता है, ये बहुत लक की बात है मेरे हिसाब से, कभी कभी आपका हो जाता है, कभी कभी आपका नहीं होता है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे और मेरा खुद का भी C1D फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो घबराना मत, डरना मत, क्योंकि अगर आपका C1D रिजेक्ट भी हो गया फिर भी आप शिप पे जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजुअली आपको एजेंसी ये बोलेगी कि अगर आपका C1D रिजेक्ट हो गया तो आपको जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका पास हो जाए। अच्छी बात है अगर पास हो गया तो, बट अगर नहीं भी हुआ तो भी आप शिप पे जा सकते हो। जैसे मेरा रिजेक्ट हुआ था और फिर भी मैं शिप पे गई थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C1D आपको अप्लाई करवाएंगे वो लोग, C1D जरूर अप्लाई करवाएंगे, क्योंकि अगर आप C1D क्या होता है ना, अगर आप C1D अप्लाई करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं जिस शिप पे आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रूज लाइन है और बहुत सारे ऐसे शिप है जो यूएस से ट्रैवल करते हैं, और उसके लिए आपको C1D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। अगर आपके पास C1D नहीं है तो फिर आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं कि आप कौन से शिप में जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए वो आपको C1D अप्लाई करवाएंगे। तो C1D आप पहले उनसे वो पूरा सारा प्रोसेस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरा सारा प्रोसेस एजेंसी समझा देगा, वो आपका प्रोसेस करवा देगा। सब डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग ही देंगे, आपको पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको सिर्फ वो अपॉइंटमेंट करने, ये सब करने और इंटरव्यू देने जाना है ना। अगर आप C1D के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एक चीज़ हमेशा से याद रखना, अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना, ये सबसे मेन पार्ट है। अगर C1D के लिए वो लोग जज करते हैं ना कि क्यों एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, ऑफ कोर्स लक की बात भी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूं ही बिना रीजन के फालतू में रिजेक्ट कर देते हैं। बट अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, मेनली कॉन्फिडेंस पे फोकस करो। वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका अच्छे से जवाब देना। कभी भी वो लोग मेनली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, अगर आपका कोई इंटेंशन है वहाँ पे जाके सेटल होने का या नहीं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको इंटेंशन है वहाँ पे जाके सेटल होने का, ये वो, क्योंकि वो चीज़ वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं और हमारा ये इंटेंशन होना भी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ शिप पे काम करके वापस आना है, राइट। C1D आपका हो गया, आपका मेडिकल क्लियर हो गया, फिर उसके बाद भी बहुत कम टाइम लगता है आपको शिप पे जाने के लिए। अगर आपका एक बार मेडिकल क्लियर हो गया उसके बाद 15 to 20 डेज में वो लोग आपको भेज देते हैं। यूजुअली मेडिकल हर एक शिप के हिसाब से ही होता है, हर एक शिप का, हर एक क्रूज लाइन का डिफरेंट मेडिकल होता है। तो कंपनी आपको मतलब एजेंसी आपको बोलेगा कि आपको ये मेडिकल करवाना है, फिर उसके बाद में इजीली वो आपको शिप असाइन करके इजीली आपको भेज देंगे। 15 to 20 डेज में सब कुछ हो जाता है। ये लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन खुद भी बोलेंगे जब आप अप्लाई करते हो, इंटरव्यू देते हो, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे। बट मैं भी आपको बता रही हूँ स्पा वालों के लिए, बाकी कोई डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ स्पा डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, जिसमें आते हैं फिटनेस ट्रेनर, नेल्स, हेयर, फेशियल, जो भी है। उन लोगों के लिए फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब वो लोग जाते हैं, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ओनली, तो उनका जाने का और आने का फ्लाइट टिकट इंक्लूडेड होता है। वो लोग आपको फ्री, मतलब फ्री नहीं, वो लोग पे करते हैं, बट आपको कुछ भी पे नहीं करना है फ्लाइट टिकट का, जाने का और आने का वो लोग आपको सब कुछ करके देंगे। बट फ्रॉम द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट जाने का आपको खुद पे करना है फ्लाइट टिकट, आने का सिर्फ वो लोग करेंगे। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पूरा करते हो, तो अगर आप कोई मेडिकल रीज़न की वजह से आते हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो, कोई आपके घर में मान लो इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया और आपको वापस आना है, तो आपको खुद का खुद पे करना होगा। अगर आप रिजाइन भी करते हो आपको खुद का खुद पे करना होगा।
कोई कंपनी वो लोग पे नहीं करेंगे। अगर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हो तभी वो लोग आपको पे करेंगे आने का, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखना। ये सारा ऐसे ये सब प्रोसेस है जाने का, तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सैलरी और लाइफस्टाइल कैसी होती है वहाँ पे। नाउ सैलरी का मैं अभी आपको ओपनली नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो लोग अभी क्या ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकती हूँ, बट आपको जो भी सैलरी मिलता है शिप पे जाने के बाद में वो आपको यूएस डॉलर्स में मिलता है, इंडियन रुपीस में नहीं, यूएस डॉलर्स में मिलता है। आपको एक स्पेसिफिक स्पा वालों के लिए सिर्फ मैं बोल रही हूँ, एक स्पेसिफिक वो लोग कार्ड देते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। उस कार्ड से आप, उनका एप्लीकेशन भी होता है एक प्रॉपर, वहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने इंडियन अकाउंट में, या फिर जिसको भी ट्रांसफर करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है। एक बार आप शिप पे चले गए, आपका मैनेजर आपको ये सारी चीज़ों में हेल्प कर देगा। मेरे मैनेजर ने पूरी हेल्प की थी, तो वो लोग आपको पूरा समझा देते हैं क्या कैसे करना है। आपको सैलरी डॉलर्स में मिलती है। नाउ जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी सैलरी अराउंड, बेसिक बोल रही हूँ मैं, अभी स्पा वालों का कैसे होता है, बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव्स होता है, ठीक है। वो सेल से रिलेटेड है, उसका कैलकुलेशन सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको कंपनी ही समझा सकती है। मैं उसमें नहीं जाना चाहती, बेटर है कि मैं नहीं जाऊँ। बट अगर आपको मैं टेंटेटिव अमाउंट दूँ तो आप पकड़ सकते हो कि 60 to 70,000 तक आपका बेस सैलरी में भी हो सकता है। जब मैंने किया था मेरे टाइम पे मुझे वही बेसिक सैलरी मिला था। तो अभी मुझे नहीं पता, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उनके पॉलिसी चेंज भी हो सकता है, मैं नहीं बोल सकती अभी का। ये 3 साल पहले की बात है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तभी की बात मैं बता रही हूँ। तो ये था, अभी क्या क्या है वो लोग आपको वही बता सकते हैं। लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो ऐसे कुछ, अगर आप मेनली क्रूज शिप पे काम कर रहे हो तो जितनी अच्छी बातें हैं उतनी बुरी भी बातें हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में मे बी किसी और वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। बट अगर मैं आपको बेसिक अभी बताऊं तो आपका करीब 14 आवर्स का शिफ्ट पकड़ लो आप, आपको काम करना है उतने टाइम तक। अगर आपका हाफ डे, जैसे आपका छुट्टी का दिन है, तो आपको आधा ही दिन काम करना है। ऐसा बहुत रेयरली होता है या फिर नहीं होता है कि आपको पूरा दिन का छुट्टी मिले। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपने काम किया है और आपको उसके इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जो छुट्टी के हिसाब से भी मिल सकते हैं इंसेंटिव्स, तो वो बहुत अलग केस है। बट अगर आप, मैं नॉर्मली बात करूँ तो आपको आधे दिन का ही छुट्टी मिलता है, जब मिलता है तो हफ्ते में आपको 3 हाफ डेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइम पे जब आपको हाफ डेज मिलेंगे ना, तो आप बाहर जाके घूम फिर के अच्छे से, जो भी पोर्ट में होंगे आप, जो भी कंट्री में होंगे, अच्छे से घूम फिर के थोड़ा बहुत टाइम आपको ऐसे इधर उधर स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। वो आप स्पेंड करके आके वापस से काम पे आ सकते हो, ठीक है। तो यूजुअली ये होता है हाफ डेज में। फुल डेज में ऑब्वियसली आपको पूरा दिन काम करना है। अगर मैं फिटनेस ट्रेनर की बात करूँ तो अगर मेरा 7 बजे स्टार्ट हो रहा है तो मैं 7 AM to 9 PM काम करती थी, ठीक है। उसमें आपको एक घंटे का लंच ब्रेक, 1 घंटे का डिनर ब्रेक ऐसा मिल जाता है। और स्पा में मोस्टली सबका यही होता है। या तो आप अगर 7 AM में स्टार्ट कर रहे हो तो आप 9 PM में फिनिश करोगे। अगर दूसरी बात यह है, अगर आप 7:30 में स्टार्ट कर रहे हो तो यूजुअली, अगर फिटनेस वालों को छोड़ के बाकी सब का 7:30 ही होता है, ठीक है। तो 7:30 में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 9:30 में आप फिनिश करोगे। आपको सेम 1 आवर का लंच, 1 आवर का डिनर ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया काम का जो भी ड्यूरेशन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कैबिन्स कैसी होती है, खाना कहाँ पे खाते हैं लोग, क्या है क्या नहीं है, वो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी, ज़रूर दूंगी। अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता दो। अगर आपको कोई और डिटेल्स जानने हैं तो आप मुझे बता दो, आप कमेंट करो, मैं सारे क्वेश्चंस लिख के उनके आंसर्स 1 by 1 सारे दे दूंगी, ठीक है। बट अगर नेक्स्ट बात करें कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये मैं सबको बोलती हूँ जिससे भी मैंने बात करी है और जो भी मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं ये शिप पे जाने के बारे में। ऐसी बहुत, अभी इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, उनको पता होगा इंडिया में कितने स्कैम्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज है जो बहुत ज़्यादा पैसों की मांग करती है और वो आपको बोलती है कि आपको पे करना ही पड़ेगा, ये करना वो होगा। मत करना, बिल्कुल भी मत करना। कोई भी ऐसी एजेंसी लगे आपको जो आपको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका
मतलब बोलते हैं ना, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की कंपनी नहीं है, ठीक है, अभी अभी फाउंड हुई है उनकी कंपनी 1-2 महीने पहले, ऐसे में मोस्टली आपके पैसे इन्वेस्ट मत करना। ऐसे बहुत लोग होंगे आपको जो बोलेंगे आपको इसका पे करना पड़ेगा, उसका पे मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ये सब में मत फंसना, ठीक है। आपको 2 ही ऑप्शंस मैं सबसे ज़्यादा बेहतर बोल रही हूँ अगर आपको जाना ही है शिप में। फर्स्ट है, आप डायरेक्टली क्रूज लाइन पे अप्लाई करो। जो भी क्रूज लाइन्स आपको अच्छी लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्निवल अच्छी लगती है, आपको नॉर्वेजियन अच्छी लगती है, आपको रॉयल कैरिबियन अच्छी लगती है, बहुत अच्छी क्रूज लाइन्स है, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर्स पेज में उनका सब आ जाता है, कौन से पोजीशंस अभी अवेलेबल है और उनको आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आपको मिल जाता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसका क्या ड्रॉबैक है, उनसे आपको रिप्लाई आता है बट बहुत टाइम के बाद आता है, बहुत टाइम जाता है इसमें, क्योंकि मतलब उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई डोंट नो कितना कैसे स्लो है, क्या फास्ट है, बट बहुत टाइम के बाद उनका आपको रिप्लाई आ सकता है, अगर आने वाला है तो। अगर नहीं तो आप सीधा एजेंसी के पास जा सकते हो। नाउ बार एंड ऑल डिपार्टमेंट, जैसे मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड को शिप पे ही मिली थी, वो बार डिपार्टमेंट में है और उनकी एजेंसी मेरी एजेंसी से डिफरेंट है। उनका, जैसे मेरी एजेंसी है एयरबॉर्न और इंडस, वो मेनली इस स्पा के डिपार्टमेंट के लिए ही हैंडल करते हैं, बाकी सारे पोजीशन भी करते हैं बट वो आई गेस इससे कंपेयर तो कम है। तो मेरे हस्बैंड की एजेंसी बहुत डिफरेंट है, वो लोग स्पा के लिए बिल्कुल भी हायर नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ ये बार, रेस्टोरेंट, गैली, ये सब के लिए हायर करते हैं, ठीक है। तो उनका एजेंसी कम्प्लीटली डिफरेंट है, उनका प्रोसेस भी डिफरेंट है हमसे। बट अगर मैं अपनी स्पा वालों की बात करूँ, फिटनेस ट्रेनर्स की बात करूँ, तो आप बेस्ट है अगर आपको एजेंसी के थ्रू जाना है, आपको फास्ट प्रोसेस चाहिए। एजेंसी क्या करता है, आपका प्रोसेस एकदम फास्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हो, इंडिया में मोस्टली सब लोग एजेंसी के थ्रू ही जाते हैं, एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हो तो आप ट्राई करो एयरबॉर्न में जाने का या फिर इंडस में जाने का। मेरी एजेंसी थी एयरबॉर्न, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरे जो फ्रेंड थे जो मुझे ट्रेनिंग में मिले थे, वो थे काफ़ी लोग थे इंडस से, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा था, वो लोग ने मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया है उनके बारे में। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने वीडियो सबसे पहले इसलिए बनाई क्योंकि ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहती थी। जब मैं करने वाली थी सब में अप्लाई, तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि कैसे मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, कैसे मुझे सब कुछ ऐसे पता चले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर किसी का होता है यार, जाने के पहले उनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, एंड मेरा भी था ऐसे, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो और आपको चीज़ें पता चले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर करो जिनके साथ जिनको ज़रूरत है इस सारी इन्फॉर्मेशन की। अगर आप और कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक और वीडियो इस बारे में डालने वाली हूँ डिटेल में, जिसमें मैं बोलूँगी कि मेरा डेली रूटीन कैसे होता था, मेरा शिप पे एक्सपीरियंस कैसा था, क्या फ़न था, क्या फ़न नहीं था, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वो वीडियो में बोलने वाली हूँ। मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं डिटेल में बताऊँगी कि कैसे था, क्या था और क्या क्या मुझे चीज़ें महसूस हुई है पूरे मेरी जर्नी में, ठीक है। मैंने क्या गलतियाँ की, क्या नहीं की, क्या गलतियाँ आप अवॉइड कर सकते हो जब आप काम पे हो, रियलिटी क्या है। जो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि यार बहुत अच्छा जॉब है, बहुत लग्जूरियस जॉब है, सम पॉइंट्स येस बट सम पॉइंट्स नो ऑल्सो। तो मैं उसकी सारी रियलिटी आपको बताऊंगी और फिर आप अपने से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको जाना है नहीं जाना है, वो आपके ऊपर है। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं रिग्रेट तो नहीं करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, मैंने बहुत चीज़ें देखी, तो मैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please do like and subscribe. Please subscribe to this channel so that अगर आपको कोई भी और ऐसी वीडियोस जो आने वाली है उनके बारे में पता चले, और ये वीडियो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच जाए जिनको भी ज़रूरत है। Alright, that's it. Thank you so much. Bye bye.